नमस्कार दोस्तों। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूं एक नए विषय को लेकर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जंतर मंतर पर जो ड्रामा चल रहा है। ड्रामा तो नहीं कहना चाहिए उसको, प्रदर्शन चल रहा है उसके ऊपर। पिछले एक महीने से प्रदर्शन तो चल ही रहा है, एक डेढ़ महीने से सवा महीने से। लेकिन परसों के रोज मतलब मंडे को मंडे को जो संसद मार्च था, उसमें इतने ज्यादा लोग इकट्ठे हो गए। वो मतलब आश्चर्यजनक बात थी। और उसके बाद वहां से जो मार्च शुरू हुआ या नहीं होने दिया, पुलिस ने लाठियां भांजी, लोगों के लगी, बहुत सारे लोग घायल हो गए। और उस परिसर को 3 बजे के करीब करीब उस पूरे परिसर को खाली करवा दिया गया, तोड़ फोड़ करके खत्म कर दिया गया। उस पर 8-9 बजे फिर से लोग इकट्ठे होने लगे। और मजे की बात यह है कि पूरा परिसर भर गया। और इससे भी ज्यादा ये है कि दूसरे दिन मतलब मंगलवार को वो परिसर खचाखच, उससे भी ज्यादा भीड़ थी जो सोमवार को थी। संसद का घेराव हुआ, ये सब आप जानते ही हैं कि संसद का घेराव हुआ, सारी सारी सड़कों पर सारी सड़कें घेर ली गई थी। और प्रधानमंत्री को भी पीछे के रास्ते से भागना पड़ा था। ये सारा होने के बाद जो उस दृश्य को देखे, उससे हमें लगा कि ये तो गांधी जी का रिवाइवल है। महात्मा गांधी ने जिस तरह से अहिंसा और सत्याग्रह की बात कही थी, वो का वो ये दोहराया जा रहा है। 21 दिन का अनशन, 22 दिन का अनशन, मार्च, और फिर लड़कों पर जो हिंसा हुई, उसका कोई जवाब नहीं। अगर हिंसा का जवाब हिंसा से दे देती अगर सब बच्चे, तो और ज्यादा भयानक कांड हो जाता, पता नहीं क्या होता। लेकिन बच्चों ने बहुत धैर्य रखा। मैं उन बच्चों को सलाम करना चाहता हूं जिन्होंने इस युवा युवा उम्र में, 20-22 साल के, 18 साल के, 17-15 साल के बच्चे इतने धैर्य से और पेशेंस के साथ, पूरा कंट्रोल के साथ अपना जो है वो प्रदर्शन किया। और कहीं पे भी कोई लाठीचार्ज के सामने उन्होंने कोई वो नहीं किया। पुलिस ने बहुत कोशिश की उनको उकसाने की, लेकिन बच्चे बिल्कुल शांत रहे। उन्होंने कोई गाली नहीं दी, कोई पत्थर नहीं फेंके। हालांकि उन पे आरोप लगे हैं कि पत्थर फेंके, लेकिन वीडियो भी आए हैं कि पुलिस वाले खुद पत्थर फेंक रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो युवा छात्र हैं, ये भारत के भविष्य हैं। और इनके साथ बदसलूकी नहीं होनी चाहिए। जो हुआ सो हुआ। लेकिन अब देखना यह है कि ये जो इतना बड़ा मूवमेंट हुआ है, और वो कल के बाद जो है, मतलब उस लाठीचार्ज के बाद पूरे देश में फैल गया है। आज खबरें थी कि अशोक गहलोत को भी गिरफ्तार किया गया हमारे यहाँ, टोडासरा को भी गिरफ्तार किया गया, राहुल गांधी को गिरफ्तार किया गया, प्रियंका को किया, अखिलेश को किया। मतलब हर कोने से लोगों को गिरफ्तार किया है। और ऐसा लगता है कि जैसे ये पुलिस जो है, भारत की हमारी सरकार और भारतीय पुलिस नहीं है। ये एक ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पुलिस जिस तरह से दमन करती थी, उस तरह का दमन इस देश में हो रहा है। हम अब आज हम ये समझना चाहते हैं। हमारे साथ रामशरण जोशी हैं, पत्रकार हैं, 50-60 साल का अनुभव है आपको। और हर दौर में आपने काम किया है। मतलब प्राइम मिनिस्टर्स की विजिट्स, जो फॉरेन विजिट्स होती है, उसमें भी आप गए हैं। और यहाँ पे जो जेपी आंदोलन के पहले से आप, मेरी समझ में रेल हड़ताल भी कवर की होगी आपने। रेल हड़ताल, जेपी आंदोलन, और फिर अन्ना आंदोलन, ये सारे आपने कवर किए हैं। तो अब हम समझना चाहेंगे कि जो प्रदर्शन बच्चों ने किया, और गांधी को जिस तरह से जीवंत किया वापस, उससे आप क्या आशा करते हैं? और अब ये आंदोलन किस दिशा में जा रहा है, इसके ऊपर आप थोड़ा हमें प्रकाश डालें। तो रामशरण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आपका आभार भी कि आप हमारे बुलावे पर
आ जाते हैं हमारे से बात करने के लिए। तो बताएं कि ये आंदोलन अब किस दिशा में जाने वाला है। क्या धर्मेंद्र प्रधान का, प्रधानमंत्री का अमित शाह, और अमित शाह माफी मांगेंगे या इस्तीफा देंगे, या बेशर्मी से बैठे रहेंगे और विपक्ष के ऊपर जो है और अलग मनगढ़ंत आरोप लगाते रहेंगे। जैसा कि आज धर्मेंद्र प्रधान का बयान है, वो साफ कहता है कि इतनी बेशर्मी कहाँ से लाते हो। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस बारे में क्या होगा। जी। देखिए हिम्मत जी, सबसे पहले प्रतिशोध के इस युवा भारत को मेरी सलाम, मेरी नमस्ते। पहली बात। दूसरी बात यह कि जो पिछले 3-4 दिनों से, यानी खास तौर से 20 तारीख से जो, और आज 22 तारीख, 3 दिन से जो प्रतिरोध, यानी गांधीवादी प्रतिरोध का जो यहाँ प्रदर्शन हुआ और इस समय चल रहा है, उसको देखते एक बात तो साफ हो गई कि अब ये रुकेगा नहीं। पहली बात। दूसरी बात यह कि आंदोलन ने इस आंदोलन ने भारत अभी तक काफी भयभीत रहा है पिछले 10-12 साल में, आज इस आंदोलन ने भय मुक्त कर दिया। ठीक उसी तरह से जिस तरह से गांधी ने 1942 में कहा था, भारत छोड़ो, करो या मरो। तो उस समय साफ हो गया था कि भारत अब रुकेगा नहीं, और आखिर में वही हुआ। 15 अगस्त 1947 को गांधी जी ने एक नए भारत का जन्म दिया, एक तरह से। तो आज स्थिति यही है कि इस आंदोलन ने एक नए भारत को जन्म दिया है। मैं ये नहीं कहूंगा दूसरी आजादी, लेकिन एक प्रतिशोध को नई ढंग से सामने रखा है। नए तो गांधी जी का जो शस्त्र थे आंदोलन के, सत्याग्रह के, धरना के, जो उन पर थोड़ी सी जंग लग गई थी, आज वो बोतले हो गए थे, उसको फिर से उस पर शान लग गई है, तो फिर से तेजी उनमें आ गई। दूसरी बात। तीसरी बात ये कि जिस तरह से ईरान छोटे से देश ने दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति अमेरिका को पानी पिला दिया और उसको उन्होंने एक तरह से घुटने टिकवा दिए, और आज वो सोच रहे हैं उसके राष्ट्रपति ट्रंप कि किस तरह से हम इस जंग से, जो अमेरिका और ईरान जंग है, इसके भौर से बाहर निकले। इससे वो खुद भी भयभीत है। तो आज स्थिति यही है कि कांग्रेस जनता पार्टी, या ये कहें कि युवाओं के इस आंदोलन ने आपके मोदी प्लस शाह सत्ता के सामने इतनी बड़ी चुनौती पैदा कर दी है कि उनके समझ में नहीं आ रहा कि हम कैसे निकले, कि क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से सब कुछ ठीक हो जाएगा या मामला इससे आगे बढ़ेगा। यानी क्योंकि वो एक बात तो समझ गई सत्ता कि अब ये लोग पीछे नहीं हटेंगे, और क्योंकि अब ये आंदोलन स्थानीय नहीं रहा। उस समय ठीक था कि वो महाराष्ट्र का है, दीपिके और बोस्टन से आया, अचानक हो गया, लेकिन अब ये पूरा राष्ट्रव्यापी बन गया। मैंने कल जब मैं यहाँ गया था, कल मैं जा चुका हूँ 2 बार, और एक बार मैंने खुद ने संबोधित भी किया, लेकिन कल मैं फिर वहां था। तो देश के हर कोने कोने से लोग वहां पहुंचे। ये एक बहुत बड़ी बात है। तो अब ये एक राष्ट्रव्यापी बन गया, लोकलाइज नहीं रहा। इस बात को मोदी और शाह समझ चुके हैं। देखिए, जहां तक शिक्षा मंत्री प्रधान का है, वो तो एक सामान्य ऊर्जा मानता हूं मैं, एक मोहरा, एक प्यादा, मैंने इतनी बड़ी मशीनरी का एक छोटा मोटा नट बोल्ट। असली जो सत्ता है, जो सत्ता का जो ये मशीनरी है, वो उसकी जो नट बोल्ट तो इसके हाथ में है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के हाथ में। आप जानते ही हैं कि पुलिस ने जो कहर ढाया परसों,
यानी 20 जुलाई जुलाई को। तो दिल्ली की पुलिस किसके हाथ में है? वो दिल्ली कमिश्नर के हाथ में नहीं है, वो दिल्ली पुलिस होम मिनिस्ट्री के हाथ में है। आप जानते ही हैं कि दिल्ली के कमिश्नर को रातों रात बदला गया। उससे पहले गोलछा थे और उनको रातों रात बदल दिया गया और अगले दिन अमित शाह के मन पसंद पर लाए गए। तो एक बात ये हो गई। अब इस पर आते हैं कि वर्तमान, देखिए इस्तीफा क्योंकि संसद के अंदर और संसद के बाहर, या ये कहें कि सड़क और संसद दोनों जगह एक लड़ाई चल रही है। सड़क पर नौजवान है और संसद के दोनों सदनों में प्रतिपक्ष है यानी विपक्ष है। और ये वो विपक्ष है जो कि अब वो समझ चुका युवा भारत की जो ताकत को कि अगर हम इसके साथ नहीं चले, अपने आप को कनेक्ट नहीं करते हैं, तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। इसीलिए कल आपने देखा कि कांग्रेस के जो नेता हैं आपके राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अध्यक्ष खड़गे साहब और दूसरे कई बड़े बड़े नेताओं को भी वहां पर आना पड़ा और उनकी गिरफ्तारी तो न कही, लेकिन उनको वहां से उन्होंने धरना दिया प्रधानमंत्री के निवास स्थान के सामने और वहां से उनको बरबस उठाया गया, ले जाया गया। हमें इससे लगता है कि एलओपी जो लीडर ऑफ अपोजिशन जो अब तक कई कतरा रहे थे थोड़े बातें कि हम इसके साथ जाए या न जाए, अब चूंकि कांग्रेस पार्टी एक बड़ी पार्टी है, उसकी अपनी रणनीति है। राहुल गांधी ने सबसे पहले ये मुद्दा उठाया था और इस्तीफे की मांग की थी। तो जाहिर है कल उन्होंने इस समय चुना होगा क्योंकि कोटा और देहरादून में वो ये मसला पूरा उठा चुके हैं किस तरह नीट के पेपर लीक हुए वगैरह। तो अब ये है कि ये दोनों जगह संसद और सड़क पर अगर एक्टिविटी रहती है, सड़क पर अगर प्रतिशोध वंचित होता है, तो फिर इतना मानिए कि संसद फिर बेलगाम नहीं हो सकती, आवारा नहीं हो सकती। जैसे एक जवान में डॉक्टर रमन लोहिया कहा करते थे कि अगर सड़क सुनी रहेंगी तो संसद बेलगाम हो जाएंगी, आवारा हो जाएंगी। तो लेकिन आज जो सड़क है, भारत की जो सड़कें हैं, अब वो सुनी नहीं है, उस पर एक जबरदस्त प्रतिशोध की चहल पहल दिखाई देती है। इसलिए अब संसद जो भी सोचेगी, जो भी करेगी, चाहे वो सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, वो काफी सोच करके इस समझ में निर्णय ले। लेकिन इसके साथ ही हमें ये देखना चाहिए, जैसा कि आपने शुरू में ये मुद्दा उठाया था, कि अब इसका वर्तमान और भविष्य क्या है। थोड़ी देर के लिए हम ये मान लें कि आपके शिक्षा मंत्री जी ने इस्तीफा दे दिया, चलिए हम माने, तो क्या इससे लड़ाई समाप्त हो जाएगी? क्योंकि अब ये एक आयामी नहीं रही, ये एक तरफ चलने वाली नहीं, लड़ाई बहुत बड़ी हुई। क्योंकि शिक्षा का मसला वो 140 करोड़ जनता से जुड़ा हुआ है, उनके वर्तमान और भविष्य से जुड़ा हुआ है। आप सब जी जानते हैं कि जो भारत का जो शिक्षा बजट है उसमें जीडीपी में कितना ड्रास्टिकली कम कर दिया गया है। इस समय केवल 2.5%, एक जमाने में 4-4.5% तक पहुंचा था, 6 की बात कर रहे थे हम लोग, वहां तक होना चाहिए। लेकिन मोदी जी की वजह से 2.5% हो गया, 2-2.5%, 2.5%। और इसका नतीजा ये निकला कि निजीकरण, यानी शिक्षा का जो निजीकरण हो रहा है, यानी प्राइवेट स्कूल, मैं इनको पब्लिक स्कूल नहीं कहता हूँ, प्राइवेट स्कूल इतना तेजी से बढ़ रहे हैं, गली गली के अंदर कुकुर मोती की तरह निजीकरण होता जा रहा है। विश्वविद्यालयों का तेजी से हो रहा है। ये इसीलिए हो रहा है कि आप नहीं चाहते कि सरकारी क्षेत्र में शिक्षा रहे। जानते ही हैं कि अपने संसद के अंदर ये कहा गया है कि 1,10,000 करीब सरकारी स्कूल बंद हुए देश भर में, और सबसे ज्यादा स्कूल बंद हुए उत्तर प्रदेश में, बिहार में, फिर राजस्थान वगैरह में, लेकिन टॉप पर अब तो उत्तर प्रदेश। अब सवाल होता है कि 1,10,000 स्कूल बंद हुए तो उसमें कौन लोग प्रभावित हुए? किसी अमीर घर के तो नहीं हुए, वो तो जो तथाकथित पब्लिक स्कूल में पहुंच जाएंगे और फीस 50,000 1,00,000 रुपए हर महीने वो देते रहेंगे। लेकिन जो निम्न वर्ग के बच्चे हैं, निम्न मध्यम वर्ग के बच्चे हैं, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वालों के बच्चे हैं,
वो तो सरकारी स्कूल में पढ़ रहे थे। अब वो 1 लाख से ज्यादा बच्चे वो कहाँ कहाँ जाएंगे, किसकी तरफ जाएंगे, तो इस सरकार ने नहीं सोचा। तो एक तो अब शिक्षा का मसला ये भी होगा। अगला सवाल ये हुआ कि एक जमाने में आपको याद होगा कि कॉमन स्कूल सिस्टम का एक नारा, समान स्कूल शिक्षा का नारा चला था। उसमें अनिल सर गोपाल और काफी कुछ और काफी लोग आए थे। कनाडा में निःशुल्क शिक्षा है और दोनों ही कैपिटलिस्ट करते हैं, वहां कोई समाजवाद या साम्यवाद नहीं है। लेकिन 11वीं स्कूल 11वीं तक, चाहे वो मिनिस्टर का बच्चा हो और चाहे वो ऑर्डिनरी क्लर्क का हो और या सड़क पे काम करने वाले का हो, वो बस एक ही पाठ्यक्रम पढ़ेंगे और उनसे कोई फीस नहीं ली जाती है, क्योंकि इमीडिएट हम लोगों ने। अब सवाल ये भी होगा क्योंकि इसी सरकार के दौरान आपको शायद याद हो 3 साल पहले नई शिक्षा नीति चलाई और उसकी कितनी जबरदस्त आलोचना हुई, क्योंकि नई शिक्षा नीति से तो फायदा जो खाती पीते घर के लोग हैं उन्हीं को हो रहा है, निजी क्षेत्र को ही हो रहा है। तो अब तो खाली इस्तीफा देने से काम नहीं चलेगा और अब से आगे, क्योंकि अब ये प्रतिशत बहुआयामी भी बढ़ता जा रहा है। इसीलिए आपने देखा पिछले 2 दिनों में सबसे बड़ी बातें जो तो शिद्दत के साथ, बड़ी शिद्दत के साथ मांग उठ रही है कि गृह मंत्री इस्तीफा दे और प्रधानमंत्री इस्तीफा दे। ये बात अब पहले नहीं थी, लेकिन पिछले 2 दिनों से जोर पकड़ रही है कि श्री नरेंद्र मोदी जी इस्तीफा दें और उनके लंगोटिया यार श्री जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, दोनों गुजरात से आते हैं, 2 क्षेत्र से। वो इस वजह से ये कि ये दोनों मतलब मेरी दृष्टि में, हो सकता है कि भाजपा की दृष्टि में राजनेता हो या बड़े नेता हो, मेरी दृष्टि में ये नेता भी नहीं है, बहुत ही नेताओं की कोई बहुत निम्न प्रजाति होती हो उसके, क्योंकि ये देश को पिछले 12 साल से जो जिस ढंग से चला रहे हैं कि नफा नुकसान, लॉस ऑफ प्रॉफिट। देखिए हिम्मत जी, कोई भी राष्ट्र लॉस ऑफ प्रॉफिट से नहीं चलता, क्योंकि एक राष्ट्र का दायित्व केवल पैसा कमाना ही नहीं है। सवाल है कि उसका सांस्कृतिक विकास, उसका सामाजिक विकास, उसका आर्थिक विकास और यानी उसके संपूर्ण अस्मिता का विकास। अब मैं आपसे पूछ सकता हूँ, हमारी जो गोदी डेवलपमेंट मॉडल लेके आए थे, तो सब पूछ सकते हैं कि आप 51 करोड़ लोगों को सरकारी खैरात पर जिंदा रखे हुए, तो कौन सी, तो ये क्या विकास की निशानी है? तो अब जो कि शिक्षा का संबंध देश के अर्थव्यवस्था से भी जुड़ा हुआ है, राजनीतिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। जैसे कि अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा जो है, अगर आप एक बार शिक्षा का दूध पी ले तो आप में शेरनी आ जाती है, शेरनी का दूध पीने के समान हमारी यही शिक्षा है। तो शिक्षा हर चीज के लिए, क्योंकि तो दुनिया में जहां जहां क्रांति आई है वो शिक्षा की वजह से आई है। और आपको गांधी जी ने शिक्षा पे बड़ा जोर दिया था और आपको याद हो बुनियादी तालीम, और उसी गांधी जी की प्रेरणा से ही डॉक्टर जाकिर हुसैन ने जामिया मिलिया इस्लामिया स्थापित किया दिल्ली के अंदर। गांधी जी सिद्धांत होना चाहिए, तो इन लोगों ने भविष्य तभी रमने सकता है अपनी लॉजिकल, जैसे बोलते हैं कि तार्किक मंजिल तक तभी पहुंच सकता है कि जब, और उसका मेरा कहने का अर्थ ये है कि इसमें जो बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं उसके छात्र संगठनों के जो पदाधिकारी है, अध्यक्ष, जनरल, उनसे सलाह ली जाए। आपके AISF-SFI और दूसरे NSUI दूसरे संगठन है उनसे सलाह ले और एक परामर्शदात्री, ये संयुक्त परामर्शदात्री समिति बनाई जाए जो कि हर, और उसमें सब लोगों को शामिल किया जाए और इसके आधार पर एक रोड मैप तैयार किया कि अब अगला कदम ये होगा। और अगर मान लीजिए कल को इस्तीफा दिया तो फिर आपका अगली मांग क्या होती है, और इसका जो ये इसका संचालन, अगर इस आंदोलन का संचालन आगे कैसे कैसे किया जाएगा। क्योंकि अच्छी बात यह है कि ये आंदोलन है तो दिल्ली तक ही केंद्रित नहीं है, अब तो हर जगह होने लगा है।
चाहे वो राजस्थान हो, जब मैं देखता रहा, मैं मुझे एक वीडियो देख रहा था, अब छोटे छोटे टाउन में होने लगा। तो इसके लिए सफल संचालन के लिए एक संचालन कमेटी जिसमें सभी के हो, और फिर एक रोड मैप की तैयारी हो, और एक एजेंडा हो, मैनिफेस्टो हो, जिससे कि लंबी लड़ाई के लिए तैयारी की जाए। आपने देखा हुआ हिम्मती कि किसान आंदोलन चला और 1 साल चला, और आखिर में कम से कम सरकार को झुकना तो पड़ा, और 3 काले कानून वापस लिए गए झुक कर। यानी हालांकि एक प्रमुख मांग अभी तक नहीं इम्प्लीमेंट नहीं की गई है, एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की, लेकिन कम से कम सरकार को झुकना पड़ा, इसी मोदी साहब को झुकना नहीं तो उन्होंने तो भारत के कृषि कॉर्पोरेट सेक्टर के हाथ में छोड़ दी थी। आज हालत यही हो रही है कि जैसे अमेरिका के साथ जो डील हो रही है उसमें किसानों को नुकसान होने जा रहा है, तो ऐसे हालत में किसानों ने भी धरना देना शुरू कर दिया, किसान भी आ रहे हैं। तो अब ये बहुआयामी प्रतिशोध बन जाए, और इसीलिए से आपने सही कहा कि गांधी जी इस जो अच्छी चरम उपभोक्तावादी युग में, चरम उपभोक्तावादी व्यवस्था में गांधी जी के जो शस्त्र हैं कितने प्रासंगिक हो सकते हैं, कितने जरूरी हो सकते हैं, उससे ये सिद्ध हो गया है। मैंने तो एक बार अभी पढ़ रहा था, आपको आश्चर्य होगा, बराक ओबामा की आत्मकथा, तो उन्होंने एक जगह लिखा है, अभी अभी मैंने खत्म किया, कि काश कि इस समय गांधी जी होते, अब उनसे कहते कि आप जरा यूं तो बताइए। बराक ओबामा ने अपनी आत्मकथा में गांधी को इस ढंग से याद किया कि गांधी होते तो मैं उनसे कहता कि आप जरा यूं तो बताइए। तो गांधी की जो प्रासंगिकता है अब एक नई ढंग से, नई परिप्रेक्ष्य में, नई संदर्भों में और नई चुनौतियों के साथ फिर से रिवाइव करने की जरूरत है हमको। मैं तो ये बात की चल रहा हूँ, तो इसकी शुरुआत इस जो युवकों का जो आंदोलन है उसके साथ हो गई है। और खैर पुलिस ने जो जिस तरह से बेरहमी और बर्बरता के साथ किया, उसके बारे में तो खैर जितनी बात जो किया जाए वो कम है। और मुझे सबसे बड़ी तकलीफ तो आज उससे हुई कि हमारे आला अदालत के जो सर्वोच्च कौन है न्यायाधीश थे, सूर्यकांत जी, कहते हैं कि हमारा पुलिस का मामला उठा के हमारा समय बर्बाद नहीं किया जाए। अरे भाई सूर्यकांत जी, जरा ये बताइए कि अगर पुलिस अत्याचार करती है जस्टिस तो किसके पास जाए? अगर मान लीजिए, जैसा हमने बहुत ही अच्छा सवाल उठा कि अगर मान लीजिए शोध करने वाले विद्यार्थी जो बहुत ही अनुशासित थे, छोटे छोटे बच्चे भी बच्चियां भी थी, अगर वो हिंसा पे उतर आती तो तब क्या होता? फिर इसके मतलब आपको सरकार को आज लाठीचार्ज हुआ, कल सरकार को धरना में गोलियां चलानी पड़ती, और फिर ये मानो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता। अरे भाई विद्यार्थी समय सर, रहते सूर्यकांत जी, आप इस अगर हाँ अगर तो बच्चे हाँ मतलब ऐसे हिंसा पे उतर आते तो शायद लाशें बिछ जाती, हाँ पुलिस वाले भी लाशें भी मरते जाती। और एक बच्चे बार तो ऐसा मरते ही भी हुआ, मरते। चलिए मैं आपको नहीं, मैं आपको याद दिला दूं, अच्छा हुआ 1966 में एक आंदोलन हुआ था हिंदू महासभा की, उसमें गौ रक्षा आंदोलन, और जिसके नेता हुआ थे कर्पाती कर्पूरी जी, महाराज। नंदा गृह मंत्री अरे थे उस समय। वो उस समय आंदोलन जो है वो नहीं, नंदा प्रधान में वो थे, गुलजारी होम लाल नंदा मिनिस्टर थे, गृह मंत्री प्रधानमंत्री थे। थी इंदिरा गांधी, क्योंकि इंदिरा मैंने गांधी उसको प्रधानमंत्री थी और हाँ गुलजारी होम लाल मिनिस्टर ही नंदा बोल रहा गृह हूँ ना। मंत्री थे। मैं वही तो आपसे कह रहा हूँ, गुलजारी लाल होम मिनिस्टर थे, यानी हाँ, गृह मंत्री थे, बिल्कुल और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। बिल्कुल। और वो वहां वहां पहुंच गए थे बिल्कुल दरवाजे तक, गेट तक, और फायरिंग हुई। उसमें 7-8 लोग मरे। मैंने कुछ लाशें तो मैंने देखी, और वो लाशें पड़ी हुई थी ऑल इंडिया रेडियो उसके सामने लॉन के अंदर बिछी हुई थी, उनको ले जाया जा रहा था, ये मैंने देखा, कवर किया। यानी तो क्या आप चाहते हैं कि ऐसा दिन आए? तो इसलिए ये चीफ जस्टिस ने ऐसा कह के कि मेरा समय बर्बाद नहीं करे। अरे भाई आपको तनख्वाह किसके पैसे से मिल रही है? हम ही लोगों के पैसे से मिल रही है, समय किसका बर्बाद होगा? अरे क्या ये कहे कि आप हमारे पैसे का दुरुपयोग मत करिए, बर्बाद नहीं करिए, बंद करिए। और आपने तो चीफ जस्टिस ने आज तक जो कारवा मैगजीन ने
जो इनके बारे में लिखा है 2012 में, आज तक उसका जवाब तक नहीं दे पाए, वो उसके खंडन तक नहीं कर पाए। कारवा में। तो फिर क्या, हाँ, कारवा में, इंग्लिश हिंदी दोनों में, तो आज तक उसके खिलाफ आप कुछ नहीं करता। खैर वो एक अलग बात है, हम उसमें नहीं जाने जाते। सवाल तो ये है कि अगर आप पुलिस की ज्यादतियों के खिलाफ अगर आप अदालत में सुनवाई नहीं होगी, तो फिर बेचारे क्या, बच्चे कहाँ से जाएंगे, फिर होते फिर हिंसक बनेंगे। सर एक बड़ा इतनी सी सवाल, वाणी ऑपरेशन मैं जो एक थोड़ा सा आपको, की। एक बड़ा सवाल ये है सर कि जब से जी मोदी सरकार आई है, किसी भी मंत्री की जवाबदेही तय नहीं हुई है। जी रेलवे में कितने एक्सीडेंट्स हुए, लेकिन अश्विनी उपाध्याय का कुछ नहीं बिगड़ा। आ, शिक्षा में आप देख ही रहे हैं कि कितने पेपर लीक हो रहे हैं, और उनकी तो बेशर्मी इतनी है कि अपोलाइज करने के बजाय और दूसरों पे आरोप लगा रहे हैं कि वो राजनीति कर रहे हैं। अरे राजनीति ये तो करने आए ही हैं, तो राजनीति तो करेंगे, उसमें क्या बात है। लेकिन इस तरह से मतलब और हमारी जो अ, वित्त व्यवस्था है वो बिल्कुल बिल्कुल रसातल में पहुंच गई है। और निर्मला सीतारमण पे कोई कार्रवाई नहीं है। वो कोई वो ये कहती है कि डॉलर मजबूत हो रहा है, रुपया नहीं गिर रहा है। मतलब समझ नहीं आता है कि क्या ये बकवास करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इन परिस्थितियों में अब आप देखिए, कितने पुल गिर गए, कितने हाईवेज पे जो है, वो कहते हैं हमने इतने हाईवेज बना दिए, अरे पर एक बारिश भी नहीं झेल पाए वो हाईवे। तो फिर इनकी जवाबदेही नहीं है। तो मेरे को इस देश के भविष्य क्या लग रहा है आपको, मैं ये जानना चाहता हूँ। देखिए, एक अच्छा सवाल है। मैं आपको राजनाथ सिंह जी का एक बड़ा प्रसिद्ध वाक्य याद दिलाना चाहूंगा। राजनाथ सिंह जी ने कहा था कि हमारे यहाँ इस्तीफा इस्तीफे नहीं देने की होते। परंपरा नहीं है, कोई इस्तीफा नहीं होता। तो जब अब इस्तीफा नहीं होता, तो उसके साथ जो अकाउंटेबिलिटी है, जिम्मेदारी है, वो भी खत्म हो जाती है। चाहे पुल गिरे, चाहे सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे बने, चाहे स्कूल बंद हो, चाहे रेलवे के एक्सीडेंट हो और सैकड़ों लोग मरे, तो उससे क्या फर्क पड़ता है जब हम जानते ही नहीं है। इसलिए मैंने तो इनके लिए एक शब्द पढ़ रखा बहुत पहले, शर्म निरपेक्ष। हाँ वो तो आपने कहा ही। कि शर्म तो ये लोग शर्म निरपेक्ष है और हम लोग धर्म निरपेक्ष हैं। और ये बाकी जनता, तो जब आदमी शर्म निरपेक्ष हो जाए, हर तरह की लज्जा, मान, मर्यादा सबको वो तिलांजलि दे दे, तो उसके सामने आप कुछ भी करते रहिए। जिसको बोलते हैं ना, हमारे यहाँ पुराना मुहावरा है कि भैंस के आगे बीन बजाना। तो भैंस के आगे आप बीन बजाएं, तो मेरा तो ये भी लगता है कि गैंडा भी शर्माता होगा, सोचता होगा कि मेरी मोटी चमड़ी अब कहाँ है। मोटी चमड़ी तो अभी इन लोगों की है। तो मेरा ये कहना है कि इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए एक जबरदस्त कमेटी, अच्छी कमेटी बनानी पड़ेगी, परामर्शदात्री कमेटी, और उसमें सभी लोगों को शामिल करके, क्योंकि अब ये एक व्यक्ति के हाथ में नहीं है, किसी एक व्यक्ति के हाथ। अब ये क्योंकि कांग्रेस, राहुल गांधी का इसमें शामिल होना, कल का जो डेवलपमेंट है, इसका अब आयाम, इसका फलक बहुत बढ़ चुका है। तो आप जल्दी से जल्दी रोड मैप बनाया जाना चाहिए। और क्योंकि मान लीजिए कल को सरकार इसमें आ जाए, एक हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूँ, कि वो बिल्कुल ही वहां के टेंट में हटा दे जंतर मंतर से, तब आप क्या करेंगे? उसकी आपने कितनी तैयारी करी है, उसकी रणनीति आगे की क्या है? तो इस पर तो चिंतन मनन अभी से ही होना चाहिए। तो उन्हें बैठना चाहिए, अगर इसको लंबे समय तक चलाना है, लॉजिकल कंक्लूजन तक चलाना है। सर कल हमारे उदयपुर बच्चों में 2200 लड़कों का प्रदर्शन हुआ। उदयपुर में, जी मतलब जहाँ कभी 20 25 50 लड़के भी इकट्ठे नहीं होते हैं, वहां पर दो जी हजार से 2200 लड़के करीब उस प्रदर्शन में आए। और जी एक इस सरकार की एक और खास बात है कि वित्त का मामला, पेट्रोल का मामला है तो गडकरी जी जवाब देंगे, जबकि पुरी जो है उनके वो हैं पेट्रोलियम मिनिस्टर। हाँ और बिल्कुल। और कोई इस तरह से, मतलब वित्त का मामला है तो कोई कॉमर्स मिनिस्टर जवाब दे देगा, कॉमर्स मिनिस्टर की बात है तो कोई
राजनाथ सिंह जवाब दे देंगे। रक्षा मंत्री की बात है तो और कोई जवाब, मतलब जिसका विभाग है वो जवाब नड्डा नहीं जी, देता है। नड्डा जी जवाब दे हाँ, देंगे। वि- जिसका अगर रक्षा विभाग है की बात है, वो जवाब नहीं देता, क्योंकि वो जवाब देगा तो अकाउंटेबिलिटी में फंस जाएगा। इसलिए देखिए उसका मैं जो ये बात यही आपको रोक रहा हूँ कि नड्डा जी ने परसों 20 तारीख को इनसे बात की। नड्डा जी को किसने अधिकृत किया, सवाल अब ये उठ रहे हैं कि नड्डा जी को क्या सरकार ने अधिकृत किया, क्या उनके तो पास हाँ, अमित प्रधानमंत्री शाह और प्रधानमंत्री या तीनों की अमित मीटिंग हुई थी, और उस मीटिंग में नहीं तय हुआ था कि उसमें भाई ये जाके सुन लेंगे बात। हाँ, लेकिन वो तो टाइम किलिंग था, उसका कोई मतलब नहीं है उनकी लिखित, बातचीत का। उसका कोई लिखित है, कहते क्या नहीं, सवाल है कि लिखित लिखित वो दिखाया जाए कि हाँ साहब वी ऑथराइज या वी डेलीगेट आवर पावर टू मिस्टर नड्डा टू लिसन टू द प्रॉब्लम ऑफ द स्टूडेंट्स ऑन आवर बिहाफ, ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। नहीं, ऐसा नहीं, लिखा वो जाना चाहिए। लिखित विखित कुछ नहीं है, वो सीरियस ही नहीं है इतने। वो नहीं तो फिर प्रधानमंत्री इसके लिए सीरियस ही नहीं है। वो कह रहे हैं हमने 13 आदमियों को पकड़ लिए और हम उनको छोड़ेंगे नहीं। अरे छोड़ोगे नहीं, लेकिन तुम अरे नहीं, आप मत छोड़िए, सबसे पहले ये तो करिए कि अगर ऐसा है तो जिन जिन सिपाहियों ने जो बेचारी छात्राओं पर जिस तरह के जुर्म ढाए, जिस तरह की फोटो दिखाने लायक नहीं है, हाँ, जो बिल्कुल बर्बर युग की याद दिलाती, बल्कि मैं कह सकता हूँ कि 21वीं सदी का ये कौन सा है वो जलिया वाला बाग है, नई ढंग का अरे वो सब एक आध वीडियो तो तो, ऐसा है सर कि उससे देख के शर्म आ। दिखा नहीं जाता। हाँ, देखा नहीं जाता वो। तो, और तो वो नरेंद्र मोदी पुलिस जी वाला को जो है वो कर रहा है साला। वही, तो ऐसे कई वीडियो हैं। तो नरेंद्र मोदी जी चूंकि आपकी कोई संतान नहीं है पर इनको कोई फर्क नहीं और पड़ता। इन्होंने तो वो आपका मणिपुर का जो नेकेड नहीं, लड़कियों को दिखाया, वो भी नहीं, इनका फर्क नहीं पड़ा, तो इससे क्या फर्क पड़ रहा नहीं, है। इनकी जो शर्म निरपेक्षता की शुरुआत होती है गुजरात से 2002 की दंगों से। शर्म निरपेक्ष क्योंकि वही अब इतने पक्के हो गए हैं कि अब इन पर कोई असर कंक्लूड पड़ने करें वाला सर अब। नहीं। तो मेरा यही कहना है अंत में कि अगर इसको लंबा चलाना है तो आपको कमेटी बनानी पड़ेगी, सभी विचार के लोगों को उसमें शामिल करना पड़ेगा और एक रोड मैप जारी करना पड़ेगा ताकि लोगों का आत्मविश्वास जगे। मेरा यही है हिम्मत जी। नमस्कार दोस्तों। जोशी साहब ने कुल मिलाकर के ये बताया कि ये जो गांधीवादी आंदोलन चला है, इसको अगर लंबा चलाना है तो हमको एक लंबा रोड मैप बनाना पड़ेगा। और रोड मैप बना करके इसके आयाम तय करने पड़ेंगे कि हमको किस किस आयाम से गुजरना है और क्या क्या इसमें मुद्दे और शामिल करने हैं। क्योंकि ये जो विषय है ये बहुत बड़ा है, और इस विषय को डेवलप कर, मतलब इस विषय पर बात करने के लिए अब ये आंदोलन डिपके या कॉकरोच पार्टी से बहुत बड़ा हो गया है। अब उनके बस का नहीं है ये आंदोलन। ये आंदोलन अब इसमें विपक्ष के नेता शामिल हो गए हैं। एक एक पॉलिटिकल शेप ले ली है इस मूवमेंट ने। तो वैसे तो राहुल गांधी पहले से ही ये सब कर ही रहे थे, छात्रों की गूंज के नाम से। लेकिन ये गूंज कल जो जंतर मंतर पर परसों से हुई, शुरू हुई है, पार्लियामेंट के बाहर और ये सब, उसके बाद सरकार ने भी बात करने के लिए तैयार हुए, लेकिन अभी भी शायद बातचीत नहीं हुई है। और आज भी राज्यसभा तो स्थगित ही हो गई थी शायद, और पता नहीं लोकसभा भी ऐसा ही कुछ रहा होगा। तो कुल मिला के बात यह है कि सारे विश्वविद्यालय के छात्रों को मिला करके, सारे देश के छात्रों को मिला करके एक नया रोड मैप बने। शिक्षा में क्या क्या सुधार होने चाहिए वो दिखाई जाए, मतलब वो चिन्हित किए जाएं, और उनके ऊपर अपनी नीति बने। और फिर विपक्ष अपनी नीति को सरकार के सामने पेश करे, और फिर सरकार और विपक्ष मिल करके उस पर बात करे, तो शायद कुछ बड़ा हो सकता है। शायद शायद कुछ व्यवस्था में भी परिवर्तन हो सकता है। तो इसी पॉइंट के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आपका बहुत बहुत आभार डॉक्टर साहब कि आप पधारे और हमारे व्यूअर्स के साथ बातचीत की, और ये अपने नया थॉट और नई बातचीत आपने रखी। आप सबका भी बहुत बहुत आभार। और एक बार मैं फिर ये अपील दोहराना चाहता हूं
कि अगर आपने अभी तक भी महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और लोगों को भी भेजें। और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखे, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव में और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।